ठीक है। तो कल हमने बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। कल के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। इन दोनों के स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है, इसको हमने डिस्कस किया था। और इन दोनों का इंटर रिलेशन क्या है, इसको हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, एनर्जी, सॉइल, विंड्स, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड्स, इन सब को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर चाहे आपका बायोटिक हो या आपका एबायोटिक हो, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज़ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। तो अगर आप देखो कि दोनों एक दूसरे के बिना मतलब एक तरीके से इनकम्प्लीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल हमने एबायोटिक में डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में। ठीक है। एनर्जी में हमने किसको डिस्कस किया था? सन को डिस्कस किया था। बट आप एक चीज़ बताओ, क्या आप सन के एनर्जी को डायरेक्टली अपने यूटिलाइजेशन में ले सकते हो? आपका बॉडी सन के एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता है एक्सेप्ट विटामिन डी का फॉर्मेशन के अलावा? ले सकता है क्या? बताइए। कोई आंसर दीजिए। नहीं ले सकता है, बिल्कुल। विटामिन डी क्यों? क्योंकि जब तक आप इसका जो बायोटिक कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, वो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करेगा तो फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी में कहाँ लाई करते हैं? हम लोग प्रोड्यूसर्स के बाद है, हम लोग कंज्यूमर्स है। तो यानी कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी चलता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, इस फ्लो ऑफ एनर्जी में अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो जाए तो उसके बाद वाला पैटर्न फिर चलेगा नहीं। तो सन के बाद प्रोड्यूसर्स है, अगर हम प्रोड्यूसर्स को हटा दें तो फिर कंज्यूमर्स का कोई एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट को, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आते हैं बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, कंज्यूमर्स क्या होता है, इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम। जिस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट का अपना रोल है, बायोटिक कंपोनेंट का भी अपना इम्पोर्टेंस होता है। इसके अंदर मेजरली क्या आ जाएंगे? अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से बायोटिक स्टार्ट होता है वो है आपका प्रोड्यूसर। इसके बारे में हमको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स के बाद आता है हमारा कंज्यूमर्स। ठीक है। अब कंज्यूमर्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये आपका हार्बीवोरस भी हो सकता है, ये आपका कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ये आपका ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। तो यानी कि कंज्यूमर्स जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बायोटिक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। इन्वायरमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली डिकम्पोजर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है एग्ज़ाम में। डिकम्पोजर्स का रोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट से पता करना होगा।
तो यानी कि बायोटिक कंपोनेंट में आपके कौन कौन आ गए? प्रोड्यूसर्स आ गए, कंज्यूमर्स आ गए, डिकम्पोजर्स आ गए। ठीक है, एक चीज़ आप देखना कि बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग। बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग, यानी कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लाई करेंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, तो हमें एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में ये हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज प्रोड्यूसर्स। पहला हमारा है प्रोड्यूसर्स। ये जो होता है सबसे प्राइमरी कंपोनेंट होता है, ये सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में आपका क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। एल्गी जो होता है ये आपके प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी नाइट्रोजिनस बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया ये सारे प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जो नाइट्रोफिकेशन करता है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बता देता हूँ ये वाला चीज़ कि नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स उनको तभी ले सकते हैं जब वो नाइट्रेट ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो, नाइट्रेट्स वगैरह के फॉर्म में। तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं आपके, वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को और फिर प्लांट उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी आते हैं प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में। एल्गी के पास भी क्लोरोफिल होता है तो ये भी प्रोड्यूसर्स आएगा। ग्रीन प्लांट्स के पास तो क्लोरोफिल होता ही है। तो यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होंगे इनमें वही आ सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हो। क्योंकि फूड का जो प्रिपरेशन होता है वो किससे हो सकता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही होगा। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O gives you C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का, यानी कि यहाँ पे आपको ग्लूकोज मिला और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिला एज अ बाई प्रोडक्ट। आपने क्या क्या रिएक्टेंट यूज़ किया? तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया और आपने वाटर यूज़ किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो होना कंपलसरी है, एक कंडीशन, बिना क्लोरोफिल के तो आपका बात बनेगा ही नहीं। तो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में उन्हें ही रखा जाएगा जिनके पास क्लोरोफिल होगा। अब ये प्राइमरी जो होते हैं ये हमारे ट्रॉफिक लेवल के सबसे ऊपर में आते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? जब हम फूड चेन में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से हमारा एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है ये डिसाइड करता है ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होता है कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है डिकम्पोजर, फिर इसके अंदर भी सब डिवीज़न होता है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ता है ना, ये हर स्टेज में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे आपका एनर्जी आगे बढ़ेगा हर स्टेज में आपका एनर्जी जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फूड चेन में, जब हम लोग एनर्जी पिरामिड को डिस्कस करेंगे अच्छा से। आज का हमारा लेक्चर केवल और केवल बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में आप प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ते हो और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
तो इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स के बारे में इतना ही पॉइंट हमें पढ़ना है, 3-4 पॉइंट हमें पढ़ना है। किसी किसी जगह इनको फोटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। एक तो इनका और नाम होता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स तो काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। कई कई जगह पे एक और वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ योर फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स क्यों फोटोट्रॉफ्स होता है? क्योंकि ये लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी। और इन्वायरमेंट के अंदर जब भी एनर्जी आएगा वर्ड, तो ये सन से रिलेट होता है। इट मीन्स जो हमारा लाइट एनर्जी है वो सन से आ रहा है। तो क्योंकि ये सन से एनर्जी लेके रिएक्शन करते हैं, जिन्हें हम फोटोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन का नाम याद रख लीजिएगा, इसे कहा जाता है फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। स्टोमेटा कब ओपन होता है, स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये सब इतना यहाँ पे नहीं पढ़ना है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, वो बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। हमें उतना डीप में नहीं जाना है। हमें केवल और केवल क्लोरोफिल पता हो, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट पता हो, रिएक्शन पता हो, ये सब पॉइंट भी हम लिख देंगे तो हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ये तो सर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। बट उन्हें क्यों इसमें रखा गया है? क्योंकि वो एक तरीके से जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है ना, तो एक तरीके से समझो वो कैसे पेड़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, वो नाइट्रोजन को लेते हैं, जब नाइट्रोजन डाइजेस्ट होके बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को जब लेते हैं तो वो उनका फूड है एक तरीके से। फिर जब वो उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो जाके मिट्टी के साथ मिल जाता है, और फिर वहाँ से प्लांट जो है नाइट्रोजन को यूज़ में लेते हैं। इसीलिए इन्हें भी यहाँ पे रखा गया है। मेनली आप बुक्स में देखोगे तो ग्रीन प्लांट और एल्गी ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये कौन नोट्स में सर है कि कीमो ऑटोट्रॉफ, केमो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है ना, बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, फूड का बनना, तो केमो ऑटोट्रॉफ्स उन्हें कहा जाता है जो केमिकली रिएक्शन करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स उन्हें कहा जाता है जो लाइट के बेसिस पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन वाला जो है ये कीमो ऑटोट्रॉफ है। नहीं, प्लांट्स भी तो हुआ ना केमो ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ भी तो देखो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये रिएक्शन आपका फोटोलिटिक रिएक्शन में आता है ना। केमो ऑटोट्रॉफ्स तो ये भी है। केमिकल रिएक्शन तो यहाँ भी हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है जहाँ पे आपका कुछ केमिकल इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो यस, वी आर गेटिंग ना प्रोडक्ट, ग्लूकोज वी आर गेटिंग, ऑक्सीजन वी आर गेटिंग, तो इट मीन्स कि ये केमो ऑटोट्रॉफ्स भी है। करेक्ट है एकदम बात। इसीलिए मैंने देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर जब आपको बताया तो वहाँ पे एक एक पॉइंट डिस्कस कर दिया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा फिलोसोफर्स के बारे में आपको पढ़ा रहे। दैट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल, उसका कोई नीड ही नहीं है। हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में एंथ्रोपोलॉजी का एक एक मतलब फिलोसोफर्स का निकाल के क्विट्स पढ़ा रहे, इस सब का कोई नीडेड नहीं है। जब आप पेपर देखोगे ना तो क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ऊपर पढ़ के चल जाते हैं कि नीचे वाला ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्वेश्चंस के हिसाब से काम करना है। मेरा अगर आप नोट्स देखोगे तो आपको लगता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का इसके बाद एक भी पॉइंट आपका छूटेगा, इतना अगर लिख दोगे तो 10 पॉइंट है। अगर आप इतना ही लिख दोगे ना, इस पूरा प्रोड्यूसर्स को डिफाइन कर दिया आपने, एक भी चीज़ नहीं छूटा। फोटो ऑटोट्रॉप्स आपने बता दिया, रिएक्शन बता दिया, ट्रॉफिक लेवल बता दिया, और क्या चाहिए आपको। इसीलिए मैंने एकदम सोच समझ के आपको दिया। इस पर आप मतलब कि
80% से 90% आप पूरा विश्वास कर सकते हो कि इससे मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा 10% तो आपको अपना सेल्फ रैशनैलिटी यूज़ करना ही होगा। तो प्रोड्यूसर्स के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज योर कंज्यूमर्स। पेन का थोड़ा थिकनेस एडजस्ट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, है ना। चल, तो कंज्यूमर्स के बारे में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले आप एक चीज़ अपने माइंड में रखोगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी को हमेशा याद रखना। फ्लो, कोई एंटर होना चाह रहा है क्या? चलिए, फ्लो ऑफ एनर्जी को हम एकदम ध्यान में रखेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी के हिसाब से एक पैटर्न होता है, प्रोड्यूसर्स के बाद ही कंज्यूमर आ सकते हैं। ये कभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलेगा। आपने पढ़ा होगा कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। कभी आपने सुना है क्या कि हम खाना खा लिए, चलो थोड़ा सा एनर्जी अब पेड़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कर देते हैं? होगा कभी? कभी होगा क्या कि आपने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया, तो थोड़ा सा पेड़ को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे? कभी हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में हो पाएगा, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन। तो प्रोड्यूसर्स के बाद आएंगे कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर क्या है? इन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि ये डिपेंडेंट है। यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा डिपेंडेंट। अब सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। खुद का खाना ये नहीं बना पाएंगे। खुद का खाना नहीं बना पाएंगे इन द सेंस कि हम लोग अपना खाना रोज़ बनाते हैं, वो वाला चीज़ नहीं है। मतलब कि ये अपने से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। प्रोड्यूस तो कहीं और ही होगा, वो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर ही करके देगा। हम लोग क्या करते हैं? वी आर कंज्यूमेबल। हम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, केवल और केवल कंज्यूम कर रहे हैं, हम कुछ नया नहीं बना रहे। ठीक है, इनको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कंज्यूमर्स जो होंगे, इन्हें हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पहला करेंगे प्राइमरी, सेकंड हमारा आएगा सेकेंडरी, थर्ड है हमारा टर्शरी। 3 लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, ये टोटली डिपेंडेंट होंगे केवल और केवल आपका ग्रीन प्लांट्स पे। यानी कि ये जो डिपेंडेंट है, ये केवल और केवल किस पे होंगे? ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे, और किसी में डिपेंडेंट नहीं है। तो इन्हें कहा जाता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस। इसमें आ जाएंगे काउ, डियर, शिप, मतलब जो केवल और केवल घास खाते हैं, पत्ता खाते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट रहते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। इन्हें कहा जाता है कार्निवोरस। कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं, ये क्या करते हैं? हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो टर्शरी है, इसके अंदर भी कार्निवोरस ही आएंगे, इनके अंदर भी कार्निवोरस ही आएंगे। लेकिन एक चीज़ क्या होता है कि कार्निवोरस में भी ना 2 कैटेगरी है।
इसको थोड़ा सा डीप में समझिए। जैसे शेर है, तो शेर किसको खाएगा? शेर खाएगा खरगोश को या हिरन को, है ना, इस सब चीज़ को। लेकिन कभी कभी आपने देखा है ना कि शेर तो कोई ऐसे जानवर को भी खा सकता है जो दूसरे जानवर को खा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि ग्रास हॉपर है, ठीक है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग ने उसको खाया तो एक तरीके से वो कार्निवोरस में आएगा। लेकिन फ्रॉग को भी तो आगे कोई खा सकता है ना, तो वो आएगा टॉप कार्निवोरस में। कार्निवोरस के अंदर दो कैटेगरी होगा, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। सेकेंडरी जो होंगे ये आपका हार्बीवोरस को खाएंगे, और जो टर्शरी है ये टॉप कार्निवोरस है, ये फिर आपके सेकेंडरी कार्निवोरस को खाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर शेर हिरन को खा रहा है तो हिरन ने इससे पहले आपका घास वगैरह खाया होगा, इस तरीके का चलता है। तो ये 3 लेवल में क्लासिफाई होते हैं। और एक आपका आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं, या ऐसे जानवर आते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। डॉग आ जाएंगे, डॉग आ सकते हैं, क्योंकि डॉग आप देखोगे तो वो नॉर्मल खाना भी खाता है और मीट वगैरह भी खाता है, कंज्यूम करता है। तो ये सब ओमनीवोरस में आते हैं। यानी कि ओमनीवोरस जो होते हैं ये कंज्यूम करते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। और यहाँ पे जो आपको जो डाउट होगा कि टर्शरी में कौन आएगा, तो इसमें एक ही बात को दिमाग में रखिएगा कि केवल और केवल वही आएगा जो मीट खा सकता है। इसको पत्ता खाने आता ही नहीं है, ये किसी भी हालत में पत्ता नहीं खा सकता। जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, इसको कुछ भी हो जाए ये कभी घास खाएगा ही नहीं, भले मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खा पाएगा। यानी कि ये टॉप कार्निवोरस है, ये दूसरे ही जानवर का शिकार करेगा। लेकिन इंसान का क्या है, जब हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं होता है, एंशिएंट में आप जाएंगे, स्टोन एज में, तो ये मांस खा लेगा। अभी सावन आया तो सावन में घास फूस खाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट करता है पैटर्न। तो यहाँ पे एक और बात आता है कि ओमनीवोरस का सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है। ओमनीवोरस का सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड पे डिपेंड होंगे ना, आपका सर्वाइवल उतना ज़्यादा हो जाएगा। ये नहीं मिला तो वो खा लेंगे। लेकिन टॉप कार्निवोरस जो होता है उसका सर्वाइवल का चांस थोड़ा लेस होता है। ये भी आपको जब बहुत डेप्थ में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये लोग ट्रॉफिक लेवल पे कहाँ आएंगे, तो प्राइमरी तो आपके फर्स्ट आ गए, तो ये लोग सेकंड आएंगे। ये लोग सेकंड है ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल पे ये लोग सेकंड है। तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। ओमनीवोरस को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? ओमनीवोरस कंज्यूमर है, इसको भी आप इसी में रख सकते हो, इसमें भी आप मतलब लिख सकते हो ये, बट ये सेकेंडरी टर्शरी में नहीं आता है, ये फिर अलग से आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ज़्यादा सही ये कैसा रहेगा कि आप जब यहाँ सेकेंडरी बना रहे हो तो सेकेंडरी में ही क्या करो, आप 2 लेवल शो कर दो। देखो सेकेंडरी के अंदर ही आप 2 लेवल शो कर दो। एक दिखा दो फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवोरस, फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवोरस, और एक दिखा दो सेकंड लेवल ऑफ कार्निवोरस। और टर्शरी में आप ओमनीवोरस को डाल दो। क्योंकि एक चीज़ समझो, ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है। जैसे कुछ कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं ना कि इसी पैटर्न में चलते हैं, बट प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और टर्शरी का आपका उतना ज़्यादा रिजिड नहीं है। तो कोई कोई बुक में आप देखोगे कि सेकेंडरी में ही आपको 2 लेवल बता देगा, फर्स्ट सेकेंडरी लेवल कार्निवोरस, सेकंड सेकेंडरी लेवल कार्निवोरस, और टर्शरी में ओमनीवोरस को डाल देगा। किसी किसी में अलग रहता है। तो डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट तरीके को फॉलो करते हैं। यहाँ में मतलब कोई कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है, गलत नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। आप चाहो तो अलग बना दो और ओमनी को अलग दिखा दो, वो भी चलेगा,
क्योंकि यहाँ पे कोई उतना रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है, वो अपने आप समझ आ रहा है कि सेकेंडरी के अंदर 3 कैटेगरी आ ही जाएगा। एक होगा जो केवल और केवल प्लांट्स को खाएगा, एक है जो फिर वो दूसरा जानवर उसको खाएगा, तो वो टॉप कार्निवोरस में आएगा। जैसे शेर हो गया टॉप कार्निवोरस, है ना। तो इस तरीके से, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि इसमें पैनिक हो गए कि नहीं गलत हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप आराम से बना के आइए, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक इकोसिस्टम, इसमें आपको 7 से 8 पेज तो आप लोग आराम से लिख लेंगे। पहले तो आप पूरा इकोसिस्टम को समझा दोगे, फिर आप उसका पूरा डिस्कस कर दोगे। एबायोटिक कंपोनेंट 2 पेज तो लगभग वही आपका ले लेगा। फिर जब आप बायोटिक में आओगे तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, इतना सारा पॉइंट्स मिल गया, इतना ज़्यादा फ्लो चार्ट मिल गया। अभी आपका डिकम्पोजर्स जिसमें कि बाकी ही है, और अभी उसमें आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही सब लिखा हुआ है कि दिस कैटेगरी इनकम्पासेस एरे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनिमल, फंगी, बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया देखिए यहाँ है क्योंकि आप समझिए कि वो भी हेल्प कर रहा है। इंट्रैक्ट विद द एबायोटिक एलिमेंट्स। एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ क्यों इंट्रैक्शन लिखा है? क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, प्लांट ग्रो कर रहा है, लेकिन प्लांट हवा पे थोड़ी ग्रो कर रहा है। प्लांट भी तो एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा है। कल हमने डिस्कस किया ना सॉइल कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। अगर हम लोग सोचिए, एक कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों का है और इसमें शायद क्वेश्चन भी बन सकता है, डेजर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत डीप में हम लोग पढ़ेंगे। डेजर्टिफिकेशन देखो, कोई कोई इंपॉर्टेंट थीम है जिसको हम बहुत अच्छा से करा देंगे। डेजर्टिफिकेशन आप देखोगे कि अभी के समय में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड मतलब चल रहा है ये न्यूज़ में, क्योंकि आप देखो कि धीरे धीरे जितना भी एरिया है सॉइल मतलब कि ख़राब हो रहा है, तो वो अब डेजर्ट की तरफ मूव हो रहा है। एक समय में आपने पढ़ा था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले कालीबंगन जो एरिया था, दैट वाज द पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान हरियाणा वाला पास था। तो राजस्थान एक समय में बहुत अच्छा खासा मतलब हरा भरा मतलब था एरिया, बट आज के समय में वो डेजर्ट कैसे बना? तो डेजर्ट बनने का मतलब है कि वो सॉइल का जो मिनरल्स है, सॉइल्स का जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इसीलिए डेजर्टिफिकेशन हो जा रहा है। तो प्लांट्स भी तो सॉइल पे ग्रो कर रहा है, वो एबायोटिक है, तो रिलेशनशिप तो दोनों के बीच में है। इसीलिए हम इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ इंटर रिलेशनशिप। वो एक इंटर रिलेशनशिप है एक और दूसरे चीज़ों का। ये बात याद रखोगे, बायोटिक और एबायोटिक। इसीलिए हर जगह देखो ये वर्ड यूज़ हो रहा है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, कुछ कुछ की वर्ड्स है जो आप आंसर में लिखोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका एग्जामिनर के ऊपर। ये सब वर्ड आप लोग अभी से सीख लो। यहाँ तक कोई डाउट है तो देखो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब डिकम्पोजर्स को करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, एक पेज में ऐड करता हूँ, रुकिएगा। देखिए, ये जो हमारा कंज्यूमर्स होते हैं ना, ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, इनको और 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो तो हमने डिस्कस कर लिया,
जिनके अंदर आपका कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस ये सब आते हैं। मैक्रो है, ये बड़े हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो पार्ट, ठीक है। ये जो माइक्रो पार्ट होता है इसी में आपके आते हैं डिकम्पोजर, स्पेरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेरोट्रॉप्स। ये डिकम्पोजर्स ये भी आपके कंज्यूमर्स के ही पार्ट है, बट ये माइक्रो होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। क्लीनिंग ऑफ इकोसिस्टम में इनको बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका जो मेन फूड होता है ये डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स है ये उनको अपना खाना बनाते हैं। जैसे मान लो कि आप देखोगे कि कोई प्लांट टूट के गिर गया, या कोई जानवर है जो डेड हो गया, कोई एनिमल है जो मर गया, तो आप देखो कि उसके ऊपर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स आके उसको खाने लगते हैं, और विद इन 1 to 2 days वो क्या करते हैं, उसको पूरा कंज्यूम कर लेते हैं खा के। और फिर क्या करते हैं कि उसके अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको अगेन न्यूट्रिएंट साइकिल से घुमा देते हैं। यानी कि आपने अभी हमें पढ़ना है कार्बन साइकिल, ठीक है, कार्बन साइकिल पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फंडामेंटल है। तो अब ये कार्बन जब कोई डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है तो फिर से ये कैसे आपका साइकिल मूव होगा, किस तरीके से ये साइकिल मूव होगा? ये होगा विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स एंड स्पेरोट्रॉप्स। मतलब जिसको स्पेरोट्रॉप्स ही बोलते हैं, डिकम्पोजर एक ही नाम है। ये जब उसे खा के कंज्यूम करेंगे तब जाके वो फिर साइकिल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर कार्बन, सल्फर जो जहाँ जहाँ का है वो फिर अपना आगे मूव ऑन करता है। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैलेंसिंग न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। बट होता क्या है कि हम लोग आजकल एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। उनके चलते ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इनके ख़त्म होने से ही सॉइल का फर्टिलिटी भी रिड्यूस होता है, ये भी याद रखेंगे। इनके ख़त्म होने से ही सॉइल का फर्टिलिटी यूज़ होता है, ख़त्म हो जाएगा। जो लोग एग्रीकल्चर वगैरह से जुड़े हैं उनको पता होगा कि जब आप एग्रीकल्चर का सॉइल को रेडी करते हो तो उसमें हमें अर्थ वॉर्म्स वगैरह ला के डालना पड़ता है, यस और नो? क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सॉइल के फर्टिलिटी को इन्हांस करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिना हार्मफुल सब्सटेंस के। जो जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, फास्फोरस, सल्फर, एनपीटी जो सबसे मेन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब आपको ऑलरेडी वो दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इनके लिए आपको समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थापॉड्स, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा हमारा कंज्यूमर्स का टॉपिक, यानी कि कंज्यूमर्स के अंदर हमको इन सब के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है, जो भी हमने डिस्कस किया, पॉइंट्स लिखने में या समझने में कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।
में तो सर हमने कंज्यूमर में माइक्रो में डिकम्पोजर को ले लिया, फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक भी डिकम्पोजर की डिकम्पोज मैंने वही बताया ना कि जो हम डिकम्पोजर्स अलग से पढ़ेंगे ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो। बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ब्रॉडली कंज्यूमर जब आप स्टार्ट करोगे तो आप दो पार्ट में इसको डिवाइड करोगे। देखो इसका हम एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना दें। देखिए वाइट पेज एक लेना पड़ेगा। अच्छा यही पेज आते रहेगा क्या? ये सेट हो गया इसमें लगता है। ठीक है आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे, हम कंज्यूमर्स का टेबल बना रहे हैं, ठीक है। वी आर मेकिंग फॉर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के अंदर आप दो पार्ट बनाओगे। फर्स्ट इज योर मैक्रो कंज्यूमर्स, सेकेंड इज योर माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो के अंदर फिर आप दो लेवल बनाओगे। एक बनाओगे प्रोड्यूसर्स, या और ज़्यादा अच्छा लगना है, थोड़ा लगे कि और ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो यहाँ लिखो ऑटोट्रॉफ्स। देखो आप अपने हिसाब से एग्जामिनर को कर सकते हो मैनिपुलेट। यहाँ लिखो ऑटोट्रॉफ्स और यहाँ लिखो हेट्रोट्रॉफ्स। जितना लंबा बनाना है ना आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। थोड़ा सा पेन ना ये वाला बोर्ड पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा वर्ड तो समझ आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर लिखो प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर लिखो प्रोड्यूसर्स, और हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर आप लिखो कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स फिर कंज्यूमर्स का दो कैटेगरी बनाओ। फिर कंज्यूमर का दो कैटेगरी बनाओ। एक बनाओ आप प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मत लिखो क्योंकि प्राइमरी तो, हाँ प्राइमरी तो लिखेंगे ही ना क्योंकि ये डिपेंडेंट है। प्राइमरी कंज्यूमर्स करेक्ट है, प्राइमरी तो लिखेंगे ही, डिपेंडेंट है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आप लिखो हार्बीवोरस क्योंकि इसके ऊपर भी तो कोई डिपेंड होगा ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हार्बीवोरस। फिर आप लिखो सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आप फिर चाहो तो तीन कैटेगरी बना दो। एक बना दो टॉप स्टार्टिंग, मतलब आपका हो गया कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस और फिर ओमनिवोरस, और यहाँ पे केवल और केवल आएगा स्फेरोटॉप्स, स्फेरोट्रॉफ्स, जिसके अंदर आप लिख सकते हो डिकम्पोजर। ये पूरा चीज़ होता है, ये पूरा चीज़ होता है। इस तरीके से पूरा कंज्यूमर का टेबल होगा। तो जो आप बोल रहे हो ना कि माइक्रो के अंदर डिकम्पोजर आ गया, वो वही टॉपिक है। डिकम्पोजर हर जगह एक ही होगा, वो माइक्रो के अंदर आता है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब इस टेबल को आप जितना अच्छे से बना सकते हो बना दो। तो ये पूरा का पूरा पहले ही बना देना सर। हाँ अपना आंसर राइटिंग जो करेंगे एग्जाम में उससे पहले ही चार्ट बना देना। हाँ, जैसे आप ए बायोटिक कंपोनेंट में आओगे, सबसे पहले आप ये वाला टेबल बना दोगे। ये टेबल बनाने के बाद आप फिर पूरा इसको कंटिन्यू करोगे। एक्चुअल में हम यहाँ पे एक गलती कर दी है। आपको पता है क्या गलती की है? ऊपर कंज्यूमर लिखे हैं, कंज्यूमर लिख दिए। नहीं, कंज्यूमर सही लिखे। कंज्यूमर के अंदर हमें इसको नहीं घुसाना है, ये अलग, ये गलती हो गया। इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ध्यान रखेंगे, हो जाता है कभी कभी। इसके अंदर केवल और केवल हेट्रोट्रॉप से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कंज्यूमर का बना रहे हैं ना। और अगर स्टार्टिंग से बनाना है, आप चाहते हैं कि कंज्यूमर को भी दिखाए और प्रोड्यूसर्स को भी दिखाए, तब आप सीधा सीधी स्टार्ट कीजिए बायोटिक टेबल से। यानी कि सीधा आप बायोटिक कंपोनेंट का टेबल बनाइए, तब उसके अंदर आप दो चीज़ दिखा सकते हैं कि एक हो गया पूरा का पूरा प्रोड्यूसर और एक हो गया पूरा का पूरा कंज्यूमर, दो लेवल में। यानी कि पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में, ठीक है, पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में। क्योंकि देखो नोट्स तो काफ़ी जन कीना है ना, सब एक ही चीज़ लिखेगा। अब इसमें आप कैसा वेरिएशन डाल सकते हो ये आपके हाथ में। जैसे इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सब पढ़ के जाता है,
लेकिन उसके अंदर आंसर में कैसे वेरिएशन करता है ये इंडिविजुअल कैंडिडेट के हाथ में होता है। तो आप अपने आंसर को कितना यूनिक बना सकते हो ये केवल और केवल आपके हाथ में। थोड़ा सा गाइडेंस लेके आप जितना यूनिकनेस ला सकते हो अपने आंसर में उतना अच्छा होता है। और रेदर देन बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखने से अच्छा है हमेशा फ्लो चार्ट के ऊपर जाइए, हमेशा फ्लो चार्ट के ऊपर जाइए। जैसे अगर मुझे लिखना होता ना, मुझे प्रोड्यूसर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर लिखना होता तो मैं प्रोड्यूसर एक हेडिंग लगाता और इसके अंदर भी मैं ऐसे पॉइंट वाइज दे दे के लिखता, देखने में अच्छा लगता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बड़ा बड़ा जो भी इसके पॉइंट्स है ऐसे लिखता। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज में आंसर को लिखा कीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। अब आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर है अच्छे से पूरा। बायोटिक एबायोटिक इकोसिस्टम जो जहाँ से स्टार्ट किए थे, एक एक चीज़ अच्छा से सबको लिंक होके समझ आ रहा है ना। किसी भी टाइप का डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। कुछ अगर नहीं समझ आया सेशन में तो पूछ लीजिए। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम वो हमारा हो गया। थोड़ा सा स्लाइड में देख लेते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में आपका प्रोड्यूसर्स है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इस चीज़ को, वही लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जनरेट एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस डिपेंड ऑन दिस प्रोड्यूसर्स फॉर सब्सटेंस। डिकम्पोजर भी इसके पार्ट होते हैं जैसे कि फंगी एंड बैक्टीरिया जो कि हेल्प करते हैं किसमें, देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। तो स्लाइड में भी जो जो वर्ड ऐड किया गया है ना, देखो बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखे हैं। शॉर्ट में आपका पूरा चीज़ रिवाइज हो गया कि जब हम बायोटिक कंपोनेंट पढ़ रहे तो उसके अंदर प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स जो कि एनर्जी जनरेट करेंगे फोटोसिंथेसिस से। फिर आपका कंज्यूमर्स के अंदर हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। देन आपका डिकम्पोजर्स, उसके अंदर आपका फंगी बैक्टीरियाज वगैरह। फिर ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करेंगे और सबका आपस में इंटरडिपेंडेंसी होता है। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये टॉपिक हमारा हो गया। रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है। फूड चेन में मदद करता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं जो जो पॉइंट्स लिखा हुआ है। Biotic components contribute significantly to ecosystem dynamics. They participate in various roles such as energy production. इसमें कौन करेगा, आंसर दीजिए। एनर्जी प्रोडक्शन कौन सा बायोटिक कंपोनेंट करेगा, जल्दी। एनर्जी प्रोडक्शन कौन सा बायोटिक कंपोनेंट परफॉर्म करेगा, प्रोड्यूसर, करेक्ट। कंजम्पशन कौन सा बायोटिक कंपोनेंट करेगा, कंज्यूमर। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग कौन करेगा, एग्जाम्पल